आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर रहा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो रालोद और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी के शीर्ष नेता आज बुलंदशहर में डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आए। जहां जयंत और अखिलेश विजय रथ के साथ बुलंदशहर की विधानसभाओं में घूम घूम कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बुलंदशहर में आकर के जनसभा को संबोधित करते हुए डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और कांग्रेस ने भी अपने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर बुलंदशहर में लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लेकिन इन नेताओं की भाग दौड़ में जनता पर कितना असर हुआ, यही जानने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर की जनता है और हम बुलंदशहर की जनता से जानेंगे कि आखिरकार सपा, भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दौरे को वो किस नजर से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान है, तो यहां पर मतदान को लेकर के कौन से मुद्दे हावी हैं, ये हम इन लोगों से जानेंगे। हमारे साथ ये हर दल के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस को हों, सभी दल के लोग हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि 5 साल सत्ता में आप काबिज रहे। सवाल का जवाब देने के लिए आप जिम्मेदार हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और खास तौर से जनता आपको वोट क्यों दे, क्यों दोबारा आपको सत्ता में लाए? हमने हर समाज के लिए काम किया है, वो किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने हर गरीब को मकान देने का काम करा है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हमने अनाज हर व्यक्ति को दिया है। हमने आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख तक का इलाज हर व्यक्ति को दिया है। समाजवादी पार्टी की जिस टाइम गवर्नमेंट थी, अगर आपने सब बढ़िया किया, आपके विधायकों ने सब बढ़िया किया, तो बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं हैं, 7 पर आपके विधायक जीते हुए हैं। लेकिन आपने 4 विधायकों के टिकट काट दिए, नए प्रत्याशी उतार दिए। ऐसा क्या हुआ? 4 विधायकों ने क्या काम नहीं किया था? हमारी पार्टी परिवार है, एक बड़ा परिवार है, हर मौका मिलना चाहिए सभी को। कोई हमारी पार्टी एक परिवारवाद नहीं है जैसे कि अखिलेश यादव हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा कहना है। ये तो सामान्य और सतत प्रक्रिया है। बदलाव तो होता है, यदि बदलाव ना हो तो ठहर जाता है और ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है। हमारी पार्टी में कोई ठहराव नहीं है। ये कोई किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ पे कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता, यहाँ कार्यकर्ता होते हैं। आपने इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया, तो हम समाजवादी पार्टी से ही ले लेते हैं प्रतिक्रिया। क्या कहेंगे? यहाँ परिवारवाद नहीं है। एक हाथ से आप स्कीम दीजिए, नाज बांटिए, चना बांटिए, और दूसरे हाथ से सब्सिडी सिलेंडर 300 का 1000 में दीजिए। ये कौन सी स्कीम है? इस हाथ देना और दूसरे हाथ वापस लेना, बेरोजगारी को बढ़ावा देना और झूठे वादे करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? झूठ बोलते रहिए। जमीन खिसकने से गृह मंत्री तक आ गए सड़क पर, ये कम बड़ी बात है क्या? मुख्यमंत्री सड़कों पे आ गए, ये कितनी बड़ी बात है? ये धरती का खिसकना है और समाजवाद आगे बढ़ना है। धरती का खिसकना और समाजवाद का आगे बढ़ना। बसपा के लोग क्या कहेंगे? समाजवादी कहीं नहीं है, बीजेपी और समाजवादी ये कहीं नहीं दिखेंगे। बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी इस बार। और जो किसान परेशान करें इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने, और समाजवाद को कह रहे हैं परिवारवाद। परिवारवाद तो बीजेपी में ज़्यादा है। हमारे नोएडा सीट से ही पंकज सिंह लड़ रहे हैं। किसके बेटे हैं वो? राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। तो परिवारवाद कहाँ इनमें ख़त्म है? ये तो वैसे हमारे यहाँ तो एक तरफा राजा बहन जी का जो कैदी, उसका कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव में इतनी ठंडी क्यों पड़ी रही? कल से बहन जी ने प्रचार शुरू किया, इससे पहले उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, ना वर्चुअल कोई रैली की, ना संवाद किया, ना कार्यकर्ताओं से बात किया। तो आखिर ऐसा सुस्त रवैया आपके शीर्ष नेतृत्व का क्या रहा? नहीं, हमारे यहाँ तो पहले से ही बूथ कमेटियाँ तैयार हैं। बहन जी ने जो बड़े कोऑर्डिनेटर थे उनको बुला के वहाँ से गाइडलाइन देती थी। और हमारा ही एक ऐसा कैडर है जो बहन जी वहाँ 1 मिनट पहले बोले। आपसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस दिखी इस बार के चुनाव में। कांग्रेस के लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे? इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा डोर टू डोर जाकर के
जनसंपर्क कर रही हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर के खास तौर से? कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है। बीजेपी वालों ने नारा दिया कि हम उन्हें लाएंगे जो राम को लाए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा राम चले कहां गए थे? भाई राम कहां चले गए? राम तो हमारे हृदय में बसते हैं। महात्मा गांधी ने जो कहा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो वो तो सेकुलर पार्टी जो हमने नारा शुरू से दिया, आज भी हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आपके सवाल पर हम बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं कि आखिर राम चले कहां गए। ये कांग्रेस का कहना है कि अगर राम चले गए तो कहां चले गए थे? 800 सालों से इस देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न करके रख दिया लोगों ने। 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए थे, पर जो भारत की मूल संस्कृति की उसको छिन्न भिन्न करके रख दिया था इन राजनीतिक पार्टियों ने। ये कहने के लिए मात्र कहते हैं कि देश की संस्कृति और सेकुलरिटी ये लाए हैं, पर ना तो संस्कृति ना सेकुलरिटी। यहाँ सेकुलरिटी नहीं थी, यहाँ व्यक्ति व्यक्ति में विभेद किया जाता था, यहाँ मानव मानव में विभेद किया जाता था। एक दुनिया में कोई संस्कृति ऐसी है कि जो मानव मानव में विभेद नहीं करती। हमारी परिभाषा यह है कि यो सर्वभूतेषु आत्मपश्यति, हम संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझते हैं। हम चींटियों को भी स्थान देते हैं। जब हमारी माता बहनें मंदिर जाती थी तो चींटियों के लिए भी दाना उनके छिद्रों के आसपास डाल दिया करती थी। हम उस संस्कृति से संपर्क रखने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने साजिशन उस संस्कृति को नेस्त नाबूद कर दिया। और उस संस्कृति की बात होती है तो कहा जाता है कि हम सांप्रदायिक हैं। कौन सी ऐसी संस्कृति आपकी निस्तनाबूद हुई है और किसने की है? 75 साल बीत गए दोस्तों, अगर 30 साल और बीत जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। उस संस्कृति पे प्रहार किया है, सतत प्रहार किया है। अरे संस्कृति पर प्रहार हुआ है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, और हम लोग लोगों को जोड़ने की राजनीति करते हैं। जो लोग जुड़ के चलेंगे विकास की गाथा लिखेंगे। आप बताइए। विकास के नाम पे भाजपा सरकार आई, ठीक, और विकास के नाम पर धर्म रूपी अफीम खिला रही युवाओं को। और अब धर्म रूपी अफीम में कब तक खिलाते रहेंगे? इनसे पूछिए। धर्म रूपी अफीम, इनसे पूछिए आप। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल झूठ का सहारा, झूठ का सहारा, सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग, ये सरकार चलाने के संकेत हैं। बेगुनाहों को जेल में डाल सरकार रखा है। सरकार सबके लिए होती है। सरकार 125 करोड़ भारतीयों की है, न कि केवल हिंदू और मुस्लिम की। भारत गंगा और जो यमुना तहजीब का देश है। गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, तो चचा आपसे जानेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि यहां तो गंभीर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहना क्या है, इस देश के अंदर 125 करोड़ जनता है और केवल 2% लोगों से बाकी लोगों को डरा के रखा जा रहा है। इसी पर राजनीति हो रही है बीजेपी की, और किसी पर भी नहीं हो रही कि मुस्लिम ये कर देंगे, मुस्लिम आ जाएंगे तो वो कर देंगे, मुस्लिम आ जाएंगे तो यूं कर देंगे। कौन डरा रहा है? कानून का राज है। एक भी दंगा 5 साल में हुआ नहीं। कानून पूरी तरीके से काम कर रहा है। अपनी बात कहना ही डरना है। कहां नहीं डराया जा रहा? कहां नहीं डराया जा रहा? चचा तो कह रहे हैं कि अपनी बात करना ही गुनाह है। हाँ हाँ, गुनाह तो है ही है। अगर कुछ कहेंगे, अगर इसका कोई अभी कुछ कहते हैं, मोदी जी के लिए बोलते तो फट से जेल भेज दिया जाता है आदमी को। अच्छा, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस क्या कहेगी? खौफ में लोगों को रखा जा रहा है, खास तौर से अल्पसंख्यक के लोगों को। कांग्रेस तो ये कहना चाहेगी, मैं नगर अजय मोहम्मद फाजिल, कांग्रेस का राज जो रहा 70-72 साल रहा, और ये विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विकास हिंदुस्तान का 8 सालों में हुआ? ये पूरी सड़कों का बन जाना, चारों तरफ सड़कों का बिछा देना, हॉस्पिटलों का, सारी चीज़ों का बन जाना, जो 8 साल में तो नहीं है। विकास की गंगा नहीं बात है, जो लोगों के दिल में दहशत की गंगा बहा रहे हैं। जैसे कहा भाजपा के लोगों ने, क्योंकि सबका विकास सबका साथ नहीं, चंद लोगों का विकास चंद लोगों का साथ। देखें रोजगार के अंदर कितना जोर पड़ा, चंद उद्योगपतियों के हाथों में पूरी सरकार का पैसा, कारोबार पहुंच गया। आप भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम बीजेपी से ही इस पर जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे? विकास के 8 सालों में हुआ, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ये सड़कें क्या 8 सालों में बन गई हैं? पूरे प्रदेश और देश में जो सड़कें दिख रही हैं वो 8 सालों में तैयार हुई हैं क्या? ये कहना है कांग्रेस का। 8 सालों में नहीं बनी है तो बताएंगे, ये बताएंगे ना कब बनी है फिर रोड। इतने गहरे गहरे गड्ढे होते थे, पता नहीं रहते। गाड़ी गड्ढों में चल रही है, गड्ढे गाड़ियों में चल रहे हैं।
इस बात की ये बताएंगे ना। रोड यदि नहीं बनी है तो बताएं ना फिर कब बनी है रोड। 60 सालों में क्या विकास हुआ है बताएं। कोई भी यहाँ पे खड़े हैं जितने भी कांग्रेस आपके सहयोगी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ का आम वोटर हूँ। अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी में रोजगार मिला, तो एक बार आंकड़े दे दे क्या रोजगार मिला। दूसरी बात ये, अखिलेश यादव जी की सरकार में 2 भर्ती हुई यूपी पुलिस की, एक भर्ती में 2 पेपर लिए गए और एक भर्ती में एक भी पेपर नहीं। ये मेजरमेंट देखो उनका। और अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे थे कि राम को कहाँ ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है राम काल्पनिक है, पूछिए उनसे। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा सरकार की तरफ से गया कि राम काल्पनिक है, तो बताइए। और दूसरी बात साहब एक चीज ये बताइए, अगर राम काल्पनिक हैं तो फिर लाया कौन? नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ था। सुनो, काल्पनिक चीजें यथार्थ में कैसे परिवर्तित होती हैं? नहीं, मैं आप ही के सवाल पे जवाब चाहता हूं कि अगर कोई चीज काल्पनिक है तो वो यथार्थ में कैसे परिवर्तित होगी? सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने काल्पनिक बताया। हिंदू समाज या आम जनता उनको शुरू से अपना पूर्वज मानते हैं। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट भी 5 कब से मामला पड़ा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डर रहा था कि अगर फैसला आया तो क्या पता दंगे भड़क जाएं बड़े लेवल पर, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और दंगे होते आए हैं। और मुजफ्फरनगर दंगे ने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक के समीकरणों की चूड़ी टाइट कर दी, और कहा जाए तो सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए और एक नया समीकरण तैयार किया। वो नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि आप ही के राज्य में दंगा हुआ था? कहीं दंगे नहीं हुए थे, केवल साजिश है, प्रोपेगेंडा सरकार है। और प्रोपेगेंडा सरकार का एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं ऑन रिकॉर्ड। ये तो हमने भी देखा कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई और आपको वो दिखाई ही नहीं दे रही है। कौन सी हिंसा हुई, कैसे हिंसा हुई, कौन सी हिंसा हुई, कैसे हिंसा हुई? कोई हिंसा नहीं हुई। हुआ क्या था फिर मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में केवल बाय द वे कोई यदि घटना घट जाती है उसका दुष्प्रचार किया जाता है और उस दुष्प्रचार के नाम पे सत्ता हासिल की जाती है। आप बताइए, समाजवादी राज्य में मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई और वो एक घटना थी, उसका प्रचार प्रसार गलत तरीके से किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है। बसपा क्या कहेगी? बसपा ये कहेगी बसपा के राज में कोई दंगा नहीं हुआ। हमारी बहन जी के राज में पूर्ण कानून का राज चलता है। ना तो सपा दंगों में कम है, ना बीजेपी दंगों में कम है। ये दोनों ही पार्टियां आपस में मिली हुई होती हैं, अपने लोगों को लगा के दंगा करवा लेते हैं और अपने लोगों को लगा के उसको शांत करवा लेते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट था बहन जी को हटाने का, इन लोगों ने उसको करा, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। किसान बसपा का कहना है बीजेपी और सपा ने मिलकर के बसपा को हटाया है, ये साजिश थी। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? कांग्रेस का क्या कहना है? जो आरोप लग रहे हैं कि सपा और बीजेपी ने मिलकर के बसपा को हटाने का काम किया है, तो कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ये कहती है सर कि जो झगड़ा हुआ मुजफ्फरनगर में, उससे जो प्रभावित हुए उनको एकता आपने किसान के रूप में वहां देख ली दिल्ली के बॉर्डर पे, और 1 साल तक बीजेपी को यह एहसास नहीं हुआ कि वो कोई गलत काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने किसान मरे, किसी के ऊपर भी संवेदना जाहिर नहीं की, और अचानक उन्हें ये गलती का एहसास हो गया और उन्होंने टीवी पे आकर वो किसानों की बातें मान ली। अब इलेक्शन टाइम पे आके तो साहब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप बताइए, देर आए दुरुस्त तो आए, तीनों कृषि कानून वापस तो लिया सर, वो तो किया, पर सर सवाल तो ये उठता है कि जब हम मर गए, जब निर्णय लिया, कितने किसान मर गए और किसानों की बात इलेक्शन की वजह से सुन ली गई। मैं ये समझता हूं कि राम राज्य अगर था तो वो कांग्रेस की सरकार में था। कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं वो चुनाव को देखते हुए लिए, चुनाव को देख के लिए हैं। उनकी इंटेंशन जो है लोगों को धोखा देने की ही है, लोगों को गुमराह करने की। बीजेपी से ही जान लेते कि आखिरकार जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उस पर आपका क्या कहना, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गया इसलिए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। 1 साल तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे लेकिन किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कृषि कानूनों पर किसानों को बरगलाया गया, और जो किसान बरगलाए में आए वो कांग्रेसी मानसिकता के लोग थे। केवल बरगलाया गया, उनको तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं थी, उस पर डीप अध्ययन भी नहीं हुआ। और माननीय मोदी जी ने कह दिया कि अगर इसमें कोई त्रुटि बताए
तो हम इनको वापस ले लें। कोई त्रुटि नहीं बता पाया, उसके बावजूद भी चूंकि ऐसा जन आंदोलन था, 1-2% लोग जन आंदोलन कर रहे थे, तो उनका सम्मान करते हुए उन्होंने कृषि कानून को वापस। चलिए, आपकी बात पर हम जनता से राय ले लेते, क्या कहेंगे? एक लाइन में बताइएगा, किसान आंदोलन जो हुआ वो सही था या गलत? किसान आंदोलन जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे जितने भी थे, वो किसान वहाँ सब 500 रुपये लेकर वहाँ बैठे थे। किसान वहाँ थे, किसान अपना गन्ना काट रहा है वहाँ पे। किसान साल भर से दिल्ली की सीमाओं पे किसान बैठे थे और आपके लिए वो 500 रुपए लेकर के बैठने वाले थे। 500 रुपये लेकर बैठे। वो राकेश टिकैत जो बैठा था, वो टिकैत नहीं, वो डकैत है। तो यानी आप देख रहे हैं जी, ये अन्नदाता पे आक्षेप लगा रहे हैं, वो अन्नदाता जो 125 करोड़ भारतीयों का पेट भरता है, सुबह से शाम तक खेतों में रहता है, ये किसानों पे आरोप लगा रहे हैं। ये बसपा से बीजेपी को किसानों का दुख ही नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली ये तो दुकानदार है, बिजनेस पर्पज के मोटे पैसे वाले लोग हैं। ये किसानों को क्या पता, किसान नहीं जानता इस चीज को। 500 रुपए में रैली में आदमी को ले जा रहे हैं, ये 500 में रैली में आदमी को ले जा रहे हैं, उनके भी 500 में क्या ले जा रहे हैं, 300 में 200 रुपए दे रहे हैं उनको। ये किसानों को 500 रुपए की। जल्दी आपसे एक सवाल, क्या कहेंगे? सर, किसी गांव में नहीं जा सकते वोट मांगने, किसान इनके एकदम खिलाफ है। सारे लोग वापस जाओ, सबको आतंकवादी बता दिया। चाहे हमारे किसानों को सबको आतंकवादी होंगे, खालिस्तानी बता दिया। तो क्या करेंगे? चीन अंदर आ रहा है, पाकिस्तान को कभी हम जब इलेक्शन आता है जब भी पाकिस्तान हमारे सामने आ जाता है, उससे पहले पाकिस्तान नहीं है। एक बड़ा सवाल, अन्नदाता को 500 रुपए में खरीदने वाली बात कही, ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इसकी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो अन्नदाता थे वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे। आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने कार्यकर्ता की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या जवाब देंगे? ये पब्लिक की आवाज है, ये पब्लिक की आवाज है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक की आवाज है, पब्लिक की आवाज है। जो मानते हैं नहीं, आप मानते हैं कि वहां पर पैसे देकर के लोग बुलाए गए थे? मैनेजमेंट तो था, आप ये तो समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट तो था ही नहीं। जो वास्तव में किसान थे वो तो अपने खेतों में काम कर रहे थे। कोई व्यक्ति अपना काम छोड़कर 2-2 साल, 1 साल बैठ जाएगा कहीं पर? यानी आप देख सकते हैं, ये बुलंदशहर की जनता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक थे, बहुजन समाज पार्टी के भी समर्थक थे, कांग्रेस के भी समर्थक थे और समाजवादी पार्टी और रालोद के भी समर्थक थे। सबने अपनी अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी और उन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में कौन से मुद्दे गरमाएंगे और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट देगी। और सबसे बड़ी बात यह कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दल जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो 10 मार्च को मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। बुलंदशहर से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।